नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक बौद्ध धर्म, दूसरा मगध साम्राज्य और तीसरा मौर्य साम्राज्य। ये 3 टॉपिक से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के ऊपर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को एंड तक देखना, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व यानी कि बीसी। ठीक है। गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी कौलीय वंश से। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम क्या है तो रूमिनदई है, जिसे मीनदई भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए तो श्रावस्ती में दिए हैं। विज्ञानवाद यानी कि युगाचार की स्थापना ईसा की तीसरी शताब्दी में किसने किया था तो मैत्रेय नाथ ने किए थे। अगला प्रश्न है कि 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। वो संप्रदाय कौन सा था तो वज्रयान संप्रदाय था। अगला है कि बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था तो अनुशासन कहा जाता था। किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी तो उरुवेला में किए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उज्जैन के राज्यकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में होती है अजात शत्रु के कार्यकाल में। और अजात शत्रु जो है वो मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के द्वितीय राजा होते हैं। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कालाशोक के कार्यकाल में। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुई है तो गंधार कला के अंतर्गत। मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था तो 18 बौद्ध पंथों का। ठीक है। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं तो ये मिले हैं कनिष्क के। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना किए थे तो सारनाथ में। बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ है ललित विस्तार में। इसमें उनके जीवन से जुड़ी सारी कहानियां मिलती है। बौद्ध धर्म की विरल है धम्म और संघ। कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन दो भागों में विभाजित हुई थी तो ये हुई थी एक वैभाषिक में और दूसरा सौतांत्रिक में। बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है प्रत्यय समुत्पाद। गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था तो आनंद के अनुरोध पर। अगला प्रश्न है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही तो अष्टांगिक मार्ग की। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं कायाक्लेश से बचना चाहिए तो मध्यम मार्ग का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाले विश्व अशांति स्तूप स्थित है तो ये आपका बिहार के राजगीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है ये निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है स्तूपों के बारे में सबसे पहले। ठीक है। प्रश्न है सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारायण में से वह स्तूप स्थित जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची। ठीक है। नेक्स्ट है संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिसे संबंध है वह है बुद्ध। एशिया के ज्योतिष पुंज के नाम से जाना जाते हैं गौतम बुद्ध। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ है वो है कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वो थी बुद्ध। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वो है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। अगला है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है तो पद्म पानी। बुद्ध का अंतिम वर्षकांत कहाँ बीता था तो वैशाली में। त्रिपिटक है तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटकों में आपका शामिल है सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अशोकाराम बिहार स्थित है पाटलिपुत्र में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलाकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में।
प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह थे नागार्जुन। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला रहा है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है आपका गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नव नालंदा महाविहार विख्यात है तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की अहिंसा यानी कि प्राणियों की हिंसा का निषेध। अगला प्रश्न आपका मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। मगध की राजधानी थी ग्रीवरज। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था तो 544 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई तो राजगृह में बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर शासन किया था लगभग 52 वर्षों तक। भारतीय इतिहास में नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था तो बिंबिसार। महाजनपद युग में मगध सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद हुआ तो अंग महाजनपद। कौन सा वंश भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है तो हर्यक वंश। मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था तो शिशुनाग वंश। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था तो मगध का। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किस शासक के द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी तो ये अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु का उपनाम क्या था तो कुनिक नाम था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा था तो उदयन बैठा था। पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे उदयन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उदयन किस धर्म का अनुयायी था तो जैन धर्म का। हर्यक वंश का अंतिम राजा था उदयन का पुत्र नागदशक। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थापित किए थे वैशाली में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्मन। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था तो धनानंद। धनानंद समकालीन था सिकंदर का। इसी के समय में सिकंदर का आक्रमण होता है भारत के ऊपर। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्ष तक रहा था तो 6 वर्ष तक। बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोतों में कौन सा नाम आया है तो बिंदुसार को अमित्रोकेटस कहा गया है। मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी तो अंग विजय से हुई थी। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था मशग। मगध का कौन राजा सिकंदर महान के समकालीन था तो धनानंद। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में से किस एक का शासन था तो नंद वंश का। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था तो पोरस का राजा पुरु को। अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिन आदि यूनानी लेखकों द्वारा प्रयुक्त सैंडोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है तो विलियम जोन ने। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है तो सैंडोकोटस और एंट्रोकोटस। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य अपने बचपन के नाम से जाने जाते थे तो वह विष्णुगुप्त। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। अगला प्रश्न है कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं तो क्षत्रिय जाति यानी कि मौर्य वंश का। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल यानी कि कुलहीन या फिर निम्न कुल का कहा गया है तो मुद्रा राक्षस में। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर से छूट दे करके 1/8वां हिस्सा कर दिया था तो रूमिनदई स्तंभ अभिलेख से। निम्नलिखित में से मौर्य काल में लिया जाने वाला कर सेतु किस प्रकार का था तो फल फूल एवं सब्जियों पर लगने वाला कर था ये। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था तो जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया था कि मयूर मौर्य वंश का चिन्ह था तो ग्रुंडवेल ने।
किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? तो जस्टिन ने। किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? तो प्लूटार्क। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है? तो बौद्ध स्रोतों पर। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ का सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो पुष्यगुप्त हो जाएगा आपका यहाँ पे। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्यता ग्रहण की थी? तो भद्रबाहु का। हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है अर्थशास्त्र। मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा दी गई थी? तो पाटलिपुत्र को। निम्नलिखित व्यक्तियों में से पुराणों में किसे द्विज अरसम की संज्ञा प्रदान की गई? तो चाणक्य को। मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो इंडिका की। कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा करता था? तो अनंतपाल। अगला प्रश्न है कि यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है? तो अमित्रोकेटस। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां से मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक, दमनक, मरुवक, शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है। ये थे मसाले के नाम। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया था जिसे कहा गया है तो धर्म महामात कहा गया है। किस स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उसने वयुष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया था? तो स्तंभ लेख 3 और 5 से। अगला प्रश्न है कि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो धम्म कहा गया है। दिव्यावादान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है? तो उपगुप्त को। किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था? तो आहनानूरु और पुरनानूरु से। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भूमिकर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गुरु गूढ़ पुरुष कहा गया है। मौर्य काल में द्वारिक किसे कहा जाता था? तो राजप्रसाद के रक्षक को कहा गया है द्वारिक। अगला प्रश्न है कि किस स्तंभ लेख में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है जबकि शेष स्तंभ पर केवल 6 लेख की उत्कीर्ण मिलती है? तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो उज्जैन का। मौर्यकालीन कंटक शोधन थे फौजदारी न्यायालय। मगध में 12 वर्ष लंबे अकाल का किस साहित्यिक कृति में जिक्र मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व में। अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था की घोषणा की थी? तो भवभूत शिलालेख में। किसने सर्वप्रथम अभिलेखों के प्रियदर्शी और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया था? तो टर्नर महोदय ने। पाटलिपुत्र में धनानंद ने मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किन प्रदेशों को जीत चुका था? तो सिंध और पंजाब को। अगला प्रश्न है कि नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला ज्ञात शासक कौन था? तो बिंबिसार। अशोक के शिलालेख में उल्लेखित ताम्रपनी किस देश के लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो श्रीलंका के लिए हुए ताम्रपनी का उपयोग। किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? तो राजतरंगिणी से। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था जिसे कहा गया है उपधा परीक्षण। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में किसके प्रवचन से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो निग्रोध का। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के विषय में किसका कथन है कि उसके 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत का रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया? तो ये प्लूटार्क का मानना है। अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांट रखा था? तो 5 प्रांतों में। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किए थे? तो राजतरंगिणी से। किन शिलालेखों से खरोष्टी लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख से। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई? तो जेम्स प्रिंसेप को। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो ये मास्की और गुर्जर अभिलेख में। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है?
तो अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, लगभग कहा जाए तो 261 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी नाम था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया था अशोक ने। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भाग में, एक तो शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो स्तंभ लेख 7 हैं। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी वर्ग। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो प्राकृत भाषा। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में सीता से अभिप्राय है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा गया है। मौर्ययुगीन अधिकारी जो माप तौल के प्रभारी अधिकारी थे उसे कहा गया है? तो पोतवा अध्यक्ष कहा गया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। पुनर्विवाह वर्जित है, ये कहाँ पे लिखा गया है? तो मनुस्मृति में ये चीजें लिखी गई है। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था मौर्यों ने। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। अगला प्रश्न है कि मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना किन 2 वंशों ने की थी? तो सातवाहन वंश ने और कुषाण वंश ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। कन्नौ वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? तो नगनिका और गौतमी ने। अप्रतिहत चक्र की उपाधि किस प्रारंभिक सातवाहन शासक ने ली थी? तो श्री सतकर्णी ने। आपीलक किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का। अगला प्रश्न है कि किस सातवाहन शासक ने कोनकटक नगर की स्थापना की और वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। किस सातवाहन शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? तो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पर मिलती है? तो देवभूति का। नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय एवं काले के बौद्ध संघ को करजक नामक ग्राम किस सातवाहन शासक ने दान में दिया था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। अगला प्रश्न है कि कन्हेरी गुफा अभिलेख के अनुसार शक शासक रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था? तो वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी को। गुणाढ़ और सर्ववर्मन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? तो सातवाहन शासकों ने, विशेषकर सातवाहन शासक में हाल ने किया था। मथुरा के क्षत्रप का पहला शक शासक कौन था? तो राजबुल। शकों के क्षारात कुल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो नहपान। शकों के कार्दमक कुल का संस्थापक कौन थे? तो चेस्टन। गिरनार या फिर जूनागढ़ में सुदर्शन तालाब का जीर्णोद्धार कराने वाला रुद्रदामन का राज्यपाल कौन था? तो सुविशाख। अगला प्रश्न है कि रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो गांडो फर्निस के कार्यकाल में। महाभारत में सोतवती को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? तो सुक्तिमती से। चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? तो खारवेल। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम बैक्टीरियाई यवन शासक कौन था? तो डेमेस्टियस प्रथम थे। बौद्ध ग्रंथ में मिनांडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद के नाम से। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कौन था? तो कुजुल कटफिसेस। कुषाण राजवंश का सर्वाधिक महाशासक कौन था? तो कनिष्क। बौद्धों का महायान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संहिता में हुआ था? तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद से। इक्ष्वाकुओं ने किस वंश के पतन के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? तो सातवाहन वंश के बाद। किस स्मृति में मौर्योत्तर काल में 57 जातियों के होने की उल्लेख मिलती है? तो मनुस्मृति में। महाभारत में 4 वर्णों के लिए कितने प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं? तो 9 प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं। अगला प्रश्न है कनिष्क ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? तो गंधार शैली को। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं विद्यमान थी? तो 18 शाखाएं। नक्षत्र को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किससे सीखी थी? तो यूनानियों से सीखे थे। सर्वाधिक शक्तिशाली पल्लव शासक कौन था? तो गांडो फर्निस। अभिलेखों में भूमिदान का पहला प्रमाण कब का है? तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का है। अगला प्रश्न है कि वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति किस गोत्र का ब्राह्मण था?
तो विष्णु वृद्धि गोत्र का। किस कला को आदर्शवादी कला की संज्ञा दी जाती है? तो मथुरा कला को। किस कला को यथार्थवादी कला की संज्ञा दी गई? तो गंधार कला को। कला की किस शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया? तो गंधार शैली। अस्टेटो द्वितीय, अस्टेटो डेमेस्ट्रियस तथा मिनांडर में से वह जो हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किया था तो वो था अस्टेटो, यानी कि अस्टेटो प्रथम। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद एवं प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद इन तीनों के समकालीन नहीं था। अगला प्रश्न है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेखों में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो ये है जूनागढ़ के अभिलेख में। ठीक है। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। रुद्रदामन प्रथम ने उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में 3 के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए कुषाणों के समय में। भीम कटफिसेस कनिष्क, नहपान एवं बुद्ध गुप्त में से किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर। कुजुल कटफिसेस, भीम कटफिसेस, कनिष्क प्रथम तथा हुविस्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया वो कौन है? तो भीम कटफिसेस है। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि कौन सी है? तो 81 ईस्वी सन है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत की प्रारंभ हुई थी 78 ईस्वी में। कनिष्क के समकालीन थे अश्व घोष और वसुमित्र। अश्व घोष, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था? तो पतंजलि। अश्वघोष, पासरु, वसुमित्र तथा विशाखादत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था वह विशाखादत्त। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की जाती थी चरक और जीवक के द्वारा, यानी कि यहाँ का स्टूडेंट अगर कहा जाए तो चरक और जीवक थे। शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया था कन्नव वंश ने। पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन वंश। सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी वह कुषाण वंश। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। अगला प्रश्न है कि कला की गंधार शैली फैली फूली थी कुषाणों के समय में। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए, जो कि कला शैली भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण है। उसे क्या कहा गया है? तो उसे कहा गया गंधार। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित अस्त्रित चट्टान यानी कि शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था वह है गंधार मूर्ति कला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही क्रमानुक्रम है, तो सबसे पहले यूनान, फिर शक और फिर कुषाण। अगला प्रश्न है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो डेरियस प्रथम। अगला प्रश्न है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन राजवंशों की राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है तो मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती और प्रतिष्ठान में। एक का ब्राह्मण शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख से। अशोक, हर्ष, पुलकेशन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था वो है खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया। यहाँ पे लगभग 3 टॉपिक हम कहे हुए थे पर 4 टॉपिक कवर कर लिए। एक तो बौद्ध धर्म, दूसरा आपका हो गया मगध साम्राज्य, तीसरा आपका हो गया मौर्य वंश और चौथा आपका मौर्योत्तर काल। आप सबसे रिक्वेस्ट हुआ कि यदि वीडियो पसंद आई दोस्तों तो फीडबैक में आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और इस प्रकार की वीडियो मैं लेकर के आऊँगा आप सबके लिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर सके। और हाँ, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो दोस्तों, इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।